हेलो फ्रेंड्स, आइए इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं और ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किए थे और इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग कौन सा लिए थे? केमिकल इक्विलिब्रियम लिए थे। और हमने ये भी बताया था जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो आइए इसमें हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेकंड लेक्चर में, वो क्या होने वाला है? लॉ ऑफ मास एक्शन होने वाला है। तो आइए इसको देखते हैं और एक एक करके समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है? तो ये रिएक्शन का रेट बताता है। कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो बताता है वो क्या बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। और ये इसके बारे में क्या बताता है, क्या कहता है? तो आप एक पहले रिएक्शन देखिए। मान लीजिए मेरे पास कोई एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन यहाँ पे ए से क्या बना रहा है? बी बना रहा है। और यहाँ पे मान लेते हैं ये एन है। एन क्या है? इसका कोफिशिएंट है। एन क्या है? कोफिशिएंट है। और ये कोफिशिएंट मैंने लिख दिया। ये प्रोडक्ट बना है, इसके वहां भी कुछ लिख लीजिए। ये भी कुछ कोफिशिएंट, इसको 1 एन कर देते हैं 1 और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं n2। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, ध्यान सुनिएगा, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट। किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में हमारा रेट डिपेंड करता है किसी रिएक्शन का। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन अगर जानना हो तो आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट ही एक ऐसा स्पीसीज है जो टूटता है, डिसोसिएट होता है, या किस में जाता है? प्रोडक्ट में जाता है, एसोसिएट होकर या डिसोसिएट होकर। तो किस रेट से जा रहा होगा? जिस रेट से रिएक्शन हो रहा होगा तो कह सकते हैं कि जिस रेट से रिएक्टेंट खत्म हो रहा होगा उसी रेट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा। इसीलिए जो सारी कहानी होने वाली है वो किस पे होने वाली है? किससे होने वाली है? तो रिएक्टेंट पे होने वाली है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो रेट होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। अभी मैं एक्टिव मास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ their stoichiometric coefficient। समझिएगा बात को। कह रहा है कि अगर हमें किसी रिएक्शन का रेट जानना है तो मैंने लिखा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कह रहा है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन, जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन है, इसका रेट जो होगा
वो रेट कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्टिव मास। अब ये एक्टिव मास का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने सिखाया था स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल कॉन्सेप्ट में कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम मोल में डील करते हैं, हम उसको प्रेशर में डील कर सकते हैं, हम उसको किस में डील कर सकते हैं, कंसंट्रेशन में डील कर सकते हैं, हम उसको वॉल्यूम में डील कर सकते हैं। कई तरह से मैंने स्टाइकियोमेट्री को बताया था। जो आगे वाला नंबर होता है, ये जो नंबर लिखा गया है वो क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगर मैं कहूं कि ये हमारा एक है तो ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक है, तो ये इसके लिए क्या बता सकता है कि ये मोल हो सकता है, ये वॉल्यूम हो सकता है, और भी टर्मोलॉजी हो सकते हैं रिप्रेजेंट करने के तरीके। उसी तरह जो यहाँ पे जो हम वर्ड देख रहे हैं एक्टिव मास, वो एक्टिव मास क्या हो सकता है, या तो कंसंट्रेशन का टर्म हो सकता है या तो प्रेशर का टर्म हो सकता है। बात को समझिएगा, जो रिएक्टेंट की एक्टिव मास की बात हो रही है वो क्या हो सकता है, या तो कंसंट्रेशन हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, आपका प्रेशर हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं जो एक्टिव मास है, यहाँ पे जो एक्टिव मास है मैं उसको लिख रहा हूं, ये एक्टिव मास को मैं लिख रहा हूं ए एम। और ये क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, ये आपका अगर गैस है, ध्यान से देखिएगा मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूं। अगर स्पेसीज कैसा है, एक्वस, अगर स्पेसीज कैसा है, एक्वस, तो हम वहां पे यूज करेंगे कौन सा टर्म, कंसंट्रेशन टर्म। अगर स्पेसीज आपका है गैसियस, तो हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, प्रेशर। और प्रेशर के लिए क्या यूज किया जाता है, एटीएम। कंसंट्रेशन के लिए आपको पता ही है क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर। तो एक्टिव मास को हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के लिए, जैसे एक्वस के लिए कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं, गैसियस के लिए प्रेशर टर्म, और प्रेशर का जो यूनिट होता है एटीएम होता है या बार हो सकता है। तो आपको अब यहां से एक्टिव मास समझ में आ गया होगा कि रिएक्टेंट का जब एक्टिव मास बोलेगा तो वो या तो क्या होगा, कंसंट्रेशन टर्म होगा, या तो वो क्या होगा, उसका गैसियस टर्म होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब कह रहा है कि रेट जो होगा रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिएक्टेंट के एक्टिव मास। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये रिएक्टेंट मैंने क्या लिया है, ए लिया है। अगर ये प्रेशर होता तो मैं यहाँ पे पी ए लगाता, अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन होता तो मैं कंसंट्रेशन वाला स्क्वायर बॉक्स लगाता, और ये जो सामने जो दिख रहा है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मैं उसको पावर में लगा देता, मैं उसको क्या करता, पावर में लगा देता। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं कि मान लीजिए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हटाया जाए तो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, मैं उसे लिख रहा हूं के, और ये हमारा हो जाएगा ए, और ए पे पावर एन। अगर मैं बात करूं कि के क्या है, तो के आपका क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। के क्या होता है, तो रेट कांस्टेंट होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये के क्या है, रेट कांस्टेंट। एक बार फिर ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये लॉ बताता है किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट टू देयर पावर ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो एक्टिव मास के, किसके एक्टिव मास के, रिएक्टेंट के एक्टिव मास की पावर में रहेगा। ठीक है, और मैं अगर कहूं कि चलो कुछ और रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है Na प्लस N2B। अब देखिए प्रोडक्ट नहीं चाहिए मुझे, प्रोडक्ट लिखने के लिए नहीं चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए मुझे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। मैं किससे काम चला लूंगा, रिएक्टेंट से काम चला लूंगा। तो मैं इसके लिए लिखूंगा एक्टिव मास के हिसाब से रेट इसका लिखूंगा। तो इसका जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे के आएगा, और यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, ए के पावर में क्या आ जाएगा, N1, फिर आएगा यहाँ पे B, और B पे पावर क्या आ जाएगा, N2। यानी इस रिएक्शन के लिए क्या हो गया, रेट हो गया, ये क्या हो गया, रेट हो गया कि रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो रिएक्शन का रेट होगा K, और ये हो जाएगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ये A टू द पावर N1,
और ये हो जाएगा बी कंसंट्रेशन, जो बी का कंसंट्रेशन है उसके पावर क्या हो जाएगा N2। और ये जो K है वो K क्या बताएगा, वो क्या बताने वाला है, तो जान लीजिए कि वो बताएगा कि रेट कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में बताएगा, रेट कांस्टेंट के बारे में बताएगा। तो यही हमारा क्या होता है, एक्टिव मास होता है। एक्टिव मास कर रहे हैं रेट, रेट करें, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है या लॉ ऑफ मास एक्शन होता है। एक और चीज, जैसे दो स्पेसीज के लिए चीजें बता दी गई हैं, जैसे एक्वस स्पेसीज के लिए और साथ में ही किसके लिए, प्रेशर के लिए यानी गैसियस स्पेसीज के लिए। तो दो टर्म और आएंगे कि मान लीजिए अगर सॉलिड हो जाए प्योर, मान लीजिए कि प्योर लिक्विड हो जाए। तो एक चीज हम यहाँ पे नोट लगा के लिख दे रहे हैं, अगर प्योर सॉलिड है, अगर प्योर सॉलिड है, ध्यान दीजिएगा, एंड अगर प्योर लिक्विड है, अगर प्योर लिक्विड है, अगर प्योर लिक्विड है और प्योर सॉलिड है, देन इसका एक्टिव मास जो होगा, देन इसका एक्टिव मास होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, कई जगह आपको अगर रिएक्शन जो है, रिएक्शन के सारे स्पीसीज अगर मान लीजिए लिक्विड में है, प्योर लिक्विड में है, तो उस समय हम लिक्विड का एक्टिव मास 1 नहीं लेकर चल सकते। अभी हम कुछ आगे चल के एग्जाम्पल लेंगे और वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। जैसे अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई नॉर्मली रिएक्शन है, एक एक्वस स्पेसीज है, एक गैसियस है, एक लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, 1 लेकर चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि लिक्विड अगर एक्ट एज सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, एक्ट एज सॉल्वेंट, देन वो कैसा रहेगा, उसका एक्टिव मास क्या रहेगा, 1। सिंपल सी बात है। अगर लिक्विड सॉल्वेंट की तरह ट्रीट कर रहा है तो उसे आप हमेशा एक्टिव मास कितना लेकर चलेंगे, 1 लेकर चलेंगे। तो ये सारी चीजें आप करेंगे कॉपी, फिर मैं बढ़ूंगा आगे। इसको कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटाऊंगा। अब मैं अगला हेडिंग लेता हूं, और हमारा जो अगला हेडिंग होने वाला है वो क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। एक चीज और, जैसे अगर यूनिट की बात करें, तो अगर हम यूनिट की बात करें तो एक्टिव मास का यूनिट जो होता है वो हम कंसीडर नहीं करते हैं, वो जनरली डायमेंशन लेस होता है। लेकिन हम अपने पर्पस के लिए हम उसको एटीएम में या मोल पर लीटर में यानी कंसंट्रेशन टर्म में या प्रेशर टर्म में डील कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं जैसे ही आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं सिखाऊंगा कि एक्टिव मास का कोई यूनिट नहीं होता है, ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे इसका डायमेंशन देखना होगा तो आप ले सकते हैं क्या, दो टर्म में, या तो आप मोलैरिटी के टर्म में ले सकते हैं या किसके टर्म में ले सकते हैं, एटीएम ओटीएम के टर्म में, क्योंकि ये प्रेशर के टर्म में आएगा, गैसियस स्पीसीज रहेंगे तब। तो सिंपल सी बात है, मैं उसके आगे बढ़ता हूं और अगला हेडिंग लेता हूं। क्या लेता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैं अगले हेडिंग पे बढ़ता हूं, और अगला हेडिंग जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इससे क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो मैं लिखता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसके बारे में समझते हैं एक एक करके। अगर मैं कहूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे दिखाया जाएगा, तो के ई क्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के ई क्यू होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, के एफ अपान होता है के बी।
अब आपके दिमाग में आएगा ये क्या है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, हर रिएक्शन पे अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं उसका क्या, के ई क्यू। तो क्या कैलकुलेट करना है, तो आइए, अभी हमने रेट पढ़ा है लॉ ऑफ मास एक्शन से, तो आइए उसी को अप्लाई करेंगे और सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक रिएक्शन है N1A प्लस है N2B, और ये पहले आगे जा रहा है, तो ये बन रहा है N3C प्लस बन रहा है N4D। अब बताइए ये रिएक्शन किधर जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, आगे जा रहा है ना, आगे जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये रिएक्शन कैसा है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो मैंने लिख दिया फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप बताइए, अगर इसके लिए रेट लिखना हो, रेट लिखना हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा इसका रेट आर एफ। क्या होगा, आर एफ होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ए के पावर n1 आएगा और बी के पावर क्या आएगा, n2 आएगा। और आपको पता है कि ये जब हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूं, के एफ। तो यहां से जो कांस्टेंट बनेगा हमारा आर एफ का, ये हटाने पे कांस्टेंट बनेगा क्या, के एफ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा सेम। अब देखिए अभी हमारा रिएक्शन किधर जा रहा था, फॉरवर्ड साइड में, तो फॉरवर्ड साइड के लिए मैंने क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है। क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपके मन में आएगा सर ये कहां से आपने लिख दिया, तो मैंने अभी लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ाया वहीं से लिखा। ये रिएक्शन दिख रहा है, तो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये देखो, ये पावर में आ गया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनके पावर में, और ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब बताओ, अब इक्विलिब्रियम लाना है, तो इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब ये रिएक्शन पुनः वापस चलेगा, यानी रिएक्शन अब क्या करेगा, इधर से चल रहा है, तो ये रिएक्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, और ये किसकी तरह ट्रीट करेगा, प्रोडक्ट की तरह। तो मैं थोड़ा सा उल्टा लिख रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं N3 जो है सुनना, N3C और N4D जो है, अब वो जा रहा है किस में, अब वो जा रहा है N1A में, और साथ में जा रहा है किसमें, N2B में। ध्यान से सुनना। अब ये बताओ, ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है क्या, वो रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, नहीं नहीं वो फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं है। देखो ये रिएक्शन इधर से चल रहा है, इधर से चल रहा है, यानी ये रिएक्शन कैसा है, बैकवर्ड रिएक्शन है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड रिएक्शन है, यानी ये रिएक्शन इधर से हो रहा है, मैंने इसको जनरलाइज फॉर्म में इधर से रिप्रेजेंट कर लिया है। तो बताओ इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू आएगा, वो रेट कांस्टेंट क्या होगा, सॉरी के बी होगा। बी का मतलब है, बी स्टैंड फॉर बैकवर्ड, एफ स्टैंड फॉर फॉरवर्ड। अब बताओ इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो मैं लिखूंगा रेट किसके लिए, बैकवर्ड के लिए, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के मैं सीधे लगाता हूं यहाँ पे के बी। अब बताओ इसका रिएक्टेंट कौन बन चुका है, ये बन चुका है ना, तो इनके लिए लिखेंगे यहाँ पे सी, और सी पे पावर आ जाएगा N3, और डी पे पावर क्या आ जाएगा, N4 आ जाएगा। अब बताओ, अगर मैं कहूं कि अब अगर ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर लिए रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन क्या कर लिए, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर लिए, तो इक्विलिब्रियम पे मैंने क्या बताया था पीछे, एट इक्विलिब्रियम, जब भी इक्विलिब्रियम आता है, रेट क्या हो जाते हैं, रेट हो जाते हैं इक्वल, रेट समान हो जाते हैं। किसका रेट, प्रोडक्ट बनने का रेट, रिएक्टेंट बनने का रेट जो होता है ना, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, समान। मैंने बताया था शुरू में रेट क्या होता है, रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है, पीछे जाकर पढ़ना पिछले लेक्चर में, रेट ऑफ रिएक्टेंट शुरू में क्या होता है, डिक्रीज होता है, और बाद में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट का रेट इंक्रीज होता है। और जैसे ही इक्विलिब्रियम आता है, दोनों का रेट क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो मैं इधर चलूंगा, बात करूंगा एट इक्विलिब्रियम, जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा इस रिएक्शन में, जैसे ही इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा, वो क्या हो जाएगा,
रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू क्या बन जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ प्रोडक्ट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कब, इक्विलिब्रियम पे आप जाकर देख लेना, रिएक्टेंट का रेट क्या होता है, शुरू में डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का रेट बढ़ता है, और इक्विलिब्रियम पे दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो आप बताइए आरएफ और आरबी दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो आरएफ का डेटा ये है और आरबी का डेटा ये है। तो मैं यहां से अगर कहूं कि रख दिया जाए डेटा तो कुछ न कुछ बन जाएगा बेटा। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, आरएफ का डेटा ये है, तो ध्यान दीजिएगा। तो मैं लिख रहा हूं आरएफ का डेटा ये हो गया के एफ, और ये बना हमारा ए पे पावर n1 और ये बना बी पे पावर n2, और ये किसके बराबर हो गया है, इसके बराबर हो गया है। तो ये बना के बी और ये हो गया सी पे पावर n3 और ये हो गया डी पे पावर n4 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब दोनों दिख रहा होगा आपको। क्या मैं इस केबी को उठाकर इधर भेज दूं, जैसे ही केबी को उठाकर भेजूंगा इधर, इसको भेजूंगा इधर, तो ये बनेगा हमारा क्या, केबी सॉरी के एफ अपान बनेगा केबी, और ये किसका होता है, ये होता है के इक्विलिब्रियम। यही पढ़ाए थे ना शुरू में, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये दिख रहा होगा। और यहां से बनने वाला क्या है, तो ये बनने वाला है, अब यहाँ पे दिखेगा C पे पावर n3 और D पे पावर दिखेगा n4, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, A पे पावर n1 एंड B पे पावर क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। ये आपका क्या बना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना। ध्यान दीजिएगा, क्या बना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना। अब ध्यान से देखिएगा, जो ये के इक्यू आया है, अगर स्पेसीज रिएक्शन में, अगर रिएक्शन में स्पेसीज केवल और केवल एक्वस है, केवल और केवल क्या है, स्पेसीज अगर एक्वस है, एक्वस स्पेसीज इन रिएक्शन, एक्वस स्पेसीज के लिए हम क्या देखते हैं, कंसंट्रेशन देखते हैं, इसीलिए यहां से के इक्यू को नाम पड़ जाएगा क्या, केसी। ध्यान दीजिएगा, अगर एक्वस स्पेसीज है केवल रिएक्शन में, एक्वस स्पेसीज इन रिएक्शन, देन कंसंट्रेशन को हम क्या लिखेंगे, के इक्यू को लिखेंगे क्या, केसी। अगर आपका गैसियस स्पेसीज है, गैसियस स्पेसीज है रिएक्शन में, ध्यान से देखिएगा, गैसियस स्पेसीज है इन रिएक्शन, तब आप उसके लिए क्या लिख सकते हैं, आप उसके लिए लिखेंगे क्या, यहाँ पे केपी। आप एक चीज और जान लो, केपी और केपी के साथ साथ हम वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट ऑल्सो केसी, यानी गैसियस स्पेसीज के लिए, यानी गैसियस रिएक्शन के लिए हम केपी भी लिख सकते हैं और केसी भी लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं, चलिए आगे बढ़ता हूं, अगर स्पेसीज मिक्सचर हो गैसियस का और किसका, एक्वस का, अगर एक्वस हो प्लस गैसियस स्पेसीज हो रिएक्शन में, इन रिएक्शन, देन आप क्या यूज करेंगे, वहां पे लिखेंगे केपीसी। क्या यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपीसी। ये देखो, अगर रिएक्शन कैसा है, पूरा एक्वस मीडियम में है, तो के क्यू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केसी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केसी। अगर के क्यू आपका मैं न लिखना चाहूं, अगर पूरा गैसियस रिएक्शन है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, केपी। गैसियस रिएक्शन के लिए केपी भी लिख सकते हैं और साथ में क्या लिख सकते हैं, केसी भी। अगर रिएक्शन में दो तरह की स्पेसीज है, गैसियस भी है और एक्वस है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, केपीसी लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, और इसको करेंगे राइट, और फिर मैं बताऊंगा आगे और इसके बारे में। तो कर लीजिए राइट, फिर मैं बताता हूं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, मैं हटाऊंगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, वेरियस टाइप का रिएक्शन लेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, केपी केसी लिखकर देखेंगे और चेक करेंगे और ये सारे टर्म को यूज करेंगे। तो मैं इसको हटाता हूं और कुछ रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले मैं लेता हूं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस रिएक्शन से चलते हैं। होमोजीनियस रिएक्शन में आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि सारे स्पेसीज एक फेज में होते हैं, सारे स्पेसीज सिमिलर होते हैं, सिमिलर नहीं मतलब एक अवस्था में होते हैं, एक फिजिकल स्टेट में होते हैं। जैसे मैं क्या करूं, चलो सबसे पहले शुरू करता हूं यहां से, जो हम लिख रहे थे यहाँ पे 2HI है जो कि गैसियस स्पेसीज में है, और ये क्या हो रहा है, जा रहा है यहाँ पे H2 गैस में और साथ में जा रहा है यहाँ पे क्या, I2 गैस में। अब मैं कह रहा हूं कि चलिए इसके लिए क्या है, रिएक्शन कैसा है, गैसियस स्पेसीज में है, तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा वो क्या होगा, केपी होगा। और केपी के साथ साथ गैसियस रिएक्शन है तो हम क्या लिख सकते हैं, केसी भी लिख सकते हैं। तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। तो कैसे लिखना है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो मैं लिखता हूं पहले केपी, पहले मैं लिखता हूं केपी, और केपी लिखूंगा तो प्रेशर के टर्म में यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसके लिए लिखूंगा प्रेशर ऑफ H2 इनटू क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ I2 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ HI, और सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो पावर लगा देंगे। ये तो हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, केपी के टर्म में। केपी के टर्म में मैंने बताया था प्रेशर लगाकर लिखेंगे, तो ये प्रेशर के टर्म में लिखा गया है, देखिए प्रेशर के टर्म में लिखा गया है, इसीलिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा गया है वो प्रेशर के टर्म में देखा गया है। अगर मैं इसी को केसी के फॉर्म में लिखता, यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखता केसी, तो केसी लिखने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे H2 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है कंसंट्रेशन टर्म को दिखाने के लिए, और यहाँ पे मैं लिखता क्या, I2 लिखता, और नीचे मुझे क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे HI का कंसंट्रेशन, और सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे करना पड़ता है क्या, डिवाइड। ये सारी चीजें हैं आपको देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजें देखते हैं और रिएक्शन लेते हैं। ये तो होमोजीनियस रिएक्शन हो गया। और भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे PCl5 गैस है और ये डिसोसिएट हो रहा है किसमें, PCl3 गैस में, और ये जा रहा है किसमें, Cl2 गैस में। इसके लिए लिखिए, तो इसके लिए लिखेंगे Kp, तो Kp लिखने के लिए PCl3 का प्रेशर लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे PCl3 इनटू क्या लिखा जाएगा, PCl2, और यहाँ पे डिवाइड बाई हो जाएगा क्या, प्रेशर ऑफ PCl5। ये तो हो गया हमारा क्या, ये हो गया Kp। अगर लिखना हो Kc तो Kc लिखने के लिए लिखा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, और ये हमारा हो जाएगा Cl2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। ये हो गया Kp और Kc, यानी हम Kp और Kc लिखना सीख लिए होमोजीनियस रिएक्शन के लिए। तो मैं यहां से क्या करता हूं, कुछ हेट्रोजीनियस रिएक्शन के एग्जांपल ले लेता हूं। तो आइए मैं लेता हूं यहां से हेट्रोजीनियस का एग्जांपल, और वहां से देखते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन के लिए। चलिए मैं लिखता हूं, पहला रिएक्शन है हमारे पास यहाँ पे CaCO3, और ये किस में है, सॉलिड में है, और ये जा रहा है हमारा किस में, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सॉलिड में है, और ये जा रहा है CaO सॉलिड में, और ये जा रहा है किसमें, CO2 में। अब बताओ CO2 है और ये CO2 कैसा है, गैस है। तो आपको पता है हेट्रोजीनियस का टर्म है, तो हम यहाँ पे
देखेंगे केसी केपी लिख के क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। पूरा गैस में नहीं है, सॉलिड में नहीं है, सॉलिड में भी नहीं है, पूरा मिक्सर है दोनों का, यानी सॉलिड भी है गैस भी है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो चलो अगर मैं इसके लिए केपी लिखूं, केपी लिखूं तो आप बताओ, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे PCSO और मैं इंटू लिखूंगा PCO2, ये सॉलिड स्पीसीज है। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे PCaCO3। आप बताओ क्या ये सही है? सही नहीं है, गलत है। क्यों? मैंने कहा था सॉलिड के लिए जो एक्टिव मास होगा, किसके लिए, सॉलिड के लिए, उसका एक्टिव मास कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसका एक्टिव मास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन Kp इक्वल टू क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, CO2 बनेगा। क्यों? ये सॉलिड 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 की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर मैं कहूं चलो Kc लिखा जाए, तब भी इनकी वैल्यू 1 लेनी है, और ये क्या बन जाएगा, आप लिख कर भी चेक कर सकते हो। CaO सॉलिड हो गया, और यहाँ पे लिखोगे CO2, और यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, P, और यहाँ पे लिखा जाएगा CaCO3 सॉलिड। तो ये इसका एक्टिव मास 1, इसका एक्टिव मास 1। देन आप Kc इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो CO2। क्या लिख सकते हो, CO2 लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। चलिए एक और रिएक्शन लेते हैं, जो मिक्स रिएक्शन लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह का केस आ जाए कि मान लीजिए कि हमारे पास है NH3 गैस है, ये हमारे पास H2O है लिक्विड है, और ये बन रहा है हमारे पास NH4 प्लस एक्वस, और साथ में बन रहा है यहाँ पे हमारा OH माइनस एक्वस। अब देखो इसमें गैस भी है, लिक्विड भी है, एक्वस भी है। मैंने कहा था ना एक्वस और गैस दोनों आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, KPC लिख सकते हो। तो बताओ लिक्विड का एक्टिव मास कितना लेना है, 1। इसका वैल्यू तो 1 ले लेंगे, कोई बात नहीं, हटा दीजिए इसको। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा K, प्रेशर का टर्म है तो P, और कंसंट्रेशन का टर्म है तो C। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, NH4, ये कंसंट्रेशन है क्योंकि एक्वस है, प्लस को ब्रैकेट में, फिर मैं लिखूंगा OH माइनस को, और ये भी ब्रैकेट में, और ये प्रेशर को दिखा रहा है तो मैं लिखूंगा PNH3। ये बना क्या, KPC, KPC बना। यानी सारी चीजें मैंने लिखना सिखा दिया, आप इसे राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटाता हूं, एक दो और रिएक्शन लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक और रिएक्शन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है यहाँ पे CH3 COO एंड C2H5, और ये है एक्वस मीडियम में, और ये यहाँ पे H2O लिया गया है प्योर लिक्विड, और ये बन जा रहा है हमारा CH3COOH बन रहा है एक्वस में, और साथ में हमारा बन रहा है C2H5OH बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं यहाँ पे कि आप यहाँ पे लिखना है KP और KC लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा अगर मैं चलूं इसके लिए, तो ये एक्ट एज सॉल्वेंट, एक्ट एज सॉल्वेंट, अगर ये सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है, देन इसका एक्टिव मास जो होगा वो 1 लिखा जाएगा। यानी इसके लिए आप डिफाइन करना चाहो तो लिख कर 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे KC, तो KC में क्या लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, और ये हमारा हो जाएगा C2H5OH, और नीचे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CH3
और ये हो जाएगा COO, और ये हो जाएगा C2H5, और ये हमारा क्या हो जाएगा H2O, और मैंने अभी जस्ट बताया इसके लिए क्या वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन आप क्या लिख सकते हो Kc इक्वल टू CH3COOH लिख सकते हो, और ये हमारा क्या हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा CH3COO, और ये बन जाएगा हमारा C2H5, यानी ये बनेगा आपका Kc, ये बन जाएगा Kc। अगर मान लो कि रिएक्शन कुछ इस तरह का दे दिया कि सारी चीजें लिक्विड में है, मैंने लिया यहाँ पे CH3COOH, H नहीं यहाँ पे C2H5, और ये भी प्योर लिक्विड है, और जो H2O है वो भी प्योर लिक्विड है। अगर मैंने इस तरह का केस ले लिया और यहाँ पे बनने वाला CH3COOH ये भी प्योर लिक्विड है, और ये C2H5OH बनने वाला ये भी प्योर लिक्विड है, देन आप यहाँ पे सॉल्वेंट डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे आप इसका एक्टिव मास अगर आप ले लिए 1 तो खा जाएंगे, धोखा हो जाएगा, गलत, क्योंकि सबका देखो, सबका स्टेट लिक्विड है, सब प्योरली है, लेकिन कोई सॉल्वेंट पता नहीं चल रहा है, यानी ये सब के सब आपस में ट्रीट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। इसका मतलब आप इसका एक्टिव मास सबका 1 नहीं लेंगे, नहीं तो Kc लिखेंगे तो 1 ही आएगा और गलत हो जाएगा। तो आप देखो ये सॉल्वेंट की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, ये रिएक्टिव पार्ट है, ये क्या है रिएक्टिव पार्ट है। सॉल्वेंट रिएक्टिव नहीं होता, डिसॉल्व करता है केवल, लेकिन ये रिएक्टिव पार्ट है, इसीलिए इसका एक्टिव मास 1 नहीं होगा। देन आप इसका लिखोगे Kc, और Kc में क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा यहाँ पे CH3CO, और ये हमारा हो जाएगा H, और ये बन जाएगा हमारा C2H5OH, और ये बन जाएगा हमारा क्या CH3CO C2H5, और ये हमारा बन जाएगा क्या H2O बन जाएगा। यानी सारे के सारे स्पीशीज आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ये सब के सब क्या है रिएक्टिव पार्ट हैं, इसीलिए कभी भी हम इनको एक्टिव मास 1 कंसिडर नहीं करेंगे। ये सारी चीजें कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आगे देखा जाए। चलिए मैं इसको हटाता हूं और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया Kp Kc लिखना। अब बात करते हैं रिलेशन Kp और Kc में। मैं लेता हूं यहां पे रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, एक रिएक्शन लेंगे, उसका हम लिखेंगे Kc और उसको रिलेट करेंगे Kp के साथ। किसके साथ रिलेट करेंगे, Kp के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक रिएक्शन लेता हूं, और ये रिएक्शन है हमारे पास N1A, और ये है N2B, और ये रिएक्ट करके बन रहा है क्या N3C, एंड बन रहा है N4D बन रहा है। चलिए इसके लिए पहले Kc लिख लो, तो Kc इक्वल टू लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा C पे पावर N3, D पे पावर N4, और ये नीचे हो जाएगा हमारा A पे पावर N1, और ये हमारा हो जाएगा B पे पावर N2। ये बन गया हमारा Kc। क्या बन गया, Kc बन गया। ध्यान दीजिएगा। अब मैं एक काम करता हूं, अब सुनना क्या मैं करता हूं, मैं लिख रहा हूं Kp, तो Kp बराबर क्या लिखा जाएगा P, P पे ये क्या हो गया P, और ये हो गया C, और ये हमारा पावर आ जाएगा N3, और लिखा जाएगा यहाँ पे क्या, फिर लिखा जाएगा P और साथ में D, और D पे पावर क्या आ जाएगा हमारा N4। अब बात आती है, लिखेंगे P और A, और ये N पे पावर कितना आ जाएगा 1, और फिर मैं लिखूंगा P और लिखूंगा यहाँ पे प्रेशर ऑफ B, और पावर यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है N2। ये चीजें बना।
अब आपके दिमाग में आ रहा है सर इसको रिलेट कैसे करेंगे, तो आइए थोड़ा सा ट्रिक यूज करते हैं, और वो ट्रिक क्या है मैं यहाँ पे बताता हूं। आप बताओ पी बी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है कि नहीं होता है, ये आर टी है। आप बताओ इस बी को मैं इधर भेजू, मैं बी को इधर भेजू तो ये क्या बनेगा, एन अपान बी बनेगा, और ये क्या बनेगा, आर टी। तो एन अपान जो बी है, एन अपान बी है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेशन। ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो ये बन जाएगा सी आर टी। अगर मैं कहूं चलो ये कंसंट्रेशन बन गया, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे पी ए, तो ये कंसंट्रेशन किसका, ए का, और ये क्या बन जाएगा, आर टी। ये पूरा स्पेसीज क्या है, कंसंट्रेशन है। यहाँ पे पी था तो केवल नॉर्मल कंसंट्रेशन था, यहाँ पे पी ए है यानी ए का कंसंट्रेशन हो गया। अगर मैं लिखूं यहाँ पे पी बी, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका आएगा, बी का आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं पी सी, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका आएगा, सी का आएगा। और यहाँ पे मैं लिखूं पी डी, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका आएगा, डी का आएगा। बात सुनिए हमारी और समझिए, ये जो चीजें बन रहा है ना वो कंसंट्रेशन को दिखा रहा है। अगर मैं कहूं चलो पी ए, प्रेशर ए के लिए क्या बनेगा, सी आर टी। तो किसका सी, सी मतलब कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन। पी बी तो यानी बी का कंसंट्रेशन, पी सी यानी सी का कंसंट्रेशन, पी डी मतलब डी का कंसंट्रेशन। अब आप कुछ मत करो, इन सबको, इन पीए की जगह पे, पीए दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको उठाकर रख दो। पीबी की जगह पे इसको उठाकर रख दो, पीसी की जगह पे इसको उठाकर रख दो, पीडी की जगह पे इसको उठाकर रख दो। तो फाइनली आपको कुछ नई चीजें दिखाई देंगी। तो यहां से आपको दिखाई देगा के पी, ध्यान से देखिएगा, ये है के पी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, केपी की जगह पे मैं अब वैल्यू पुट कर रहा हूं, पीसी की जगह पे मैं रखूंगा सी आर टी। ये हो गया सी आर टी, और ये पावर में क्या आ जाएगा, N3। पावर में क्या आ जाएगा, N3 आ जाएगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं, डी के लिए चलते हैं। तो डी का देखो तो ये डी आर टी है, तो मैं लिखूंगा यहां पे डी आर टी। पावर में क्या आ जाएगा, N4 आ जाएगा। वेरी गुड। वैसे ही मैं लिखूंगा नीचे यहां पे ए आर टी, पावर में क्या आ जाएगा, N1। यहां से उठाकर मैं रख रहा हूं, यहां से उठाकर मैं उसमें पुट कर रहा हूं। और मैं ऐसे ही क्या करूं बी के लिए, तो यहां पे लिखूंगा बी आर टी, और ये पावर में क्या आ जाएगा, N2। अब ये बताओ कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, तो सिंप्लीफाई करूं तो आर टी आर टी आर टी सब कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, आर टी को अलग कर रहा हूं। तो आर टी को अलग करने पे ये आपको दिखाई देगा सी पे पावर N3, और ये दिखाई देगा डी पे पावर N4, और साथ में दिखाई देगा आर टी, और आर टी का एक्सपोनेंट जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा N3 प्लस क्या बन जाएगा, N4। देखो पावर जो होते हैं ना, अगर स्पेसीज सेम है तो उनके पावर जुड़ते हैं, तो ये आर टी स्पेसीज सेम है तो ये पावर आपस में जुड़ गए। ठीक है, वेरी गुड। इनको भी मैं एक ब्रैकेट में कर ले रहा हूँ। वेरी गुड। इसके लिए भी वही काम करते हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए, और ए पे पावर N1, बी पे पावर N2, और ये बन जाएगा क्या, आर टी, और ये बन जाएगा N1 प्लस N2। देखो ये और ये स्पीसीज दोनों सेम है, तो इसको ऊपर भेज दिया जाए, और ये टर्म देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये टर्म दिखाई दे रहा है यहाँ पे केसी। तो क्या मैं इसकी जगह पे केसी लिख दूं, तो फाइनली बनेगा यहाँ पे केपी इक्वल टू के सी, और इसको जैसे ही ऊपर भेजोगे तो ये बनेगा आर टी, और ये बन जाएगा क्या, N3 प्लस N4, और ये बन जाएगा माइनस N1 प्लस N2। और आपको पता होना चाहिए कि इन स्पेसीज को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एनजी लिखते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, अगर मैं कोई भी रिएक्शन दिया है गैसियस वाला, तो हम लिखते हैं डेल्टा एनजी, किसके लिए लिखते हैं, प्रोडक्ट के मोलों का समेशन। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे N3 प्लस N4, प्रोडक्ट के मोलों का समेशन, माइनस
रिएक्टेंट के मोलों का समेशन को हम बोलते हैं यहाँ पे डेल्टा एन जी, यानी इनका समेशन लेकर और इनका समेशन लेकर जो डिफरेंस निकाला जाता है उसे ही क्या बोलते हैं, डेल्टा एन जी। तो इनकी जगह पे मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं क्या, डेल्टा एन जी। एन का मतलब डिफरेंस इन मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जी फॉर गैसियस रिएक्शन, जी फॉर गैसियस रिएक्शन। तो फाइनली यहां से क्या बनेगा, केपी इक्वल टू बनेगा केसी, और ये आएगा आर टी, और ये आ जाएगा क्या, डेल्टा एन जी। अगर डेल्टा एन जी की मैं बात करूं तो अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाए, सेम सेम करे सॉरी जीरो हो जाए, देन आपका केपी और केसी क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो मैं यहां पे उस चीज को मेंशन कर रहा हूं, इफ 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 डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, देन आपको क्या दिखाई देगा, देन आपको दिखाई देगा केपी इक्वल टू क्या है, केसी। केपी इक्वल टू क्या है, केसी है। अब मैं आपसे कहूं कि चलिए एक काम करते हैं और आपको देखना हो कुछ यूनिट के बारे में, तो यूनिट के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो केपी की यूनिट की बात करें तो ये प्रेशर के बारे में बताता है, एटीएम, और ये क्या बोलेगा, डेल्टा एनजी। और केसी की जब मैं बात करूंगा तो केसी का मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एनजी। तो मैं बहुत ज्यादा यूनिट पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम एक्टिव मास की बात करते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा उस पर डिस्कस मैं नहीं करूंगा। बस एक हम अपने कंसंट्रेशन और प्रेशर में कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए उसका यूनिट कंसिडर कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसे लिखेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आगे देखा जाएगा। कर लीजिए जल्दी से इसको। चलिए मैं इसको हटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लेते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं। पहला, के इक्यू does not depend on pressure and concentration of various reaction या रिएक्टेंट। रिएक्टेंट लिखिए या रिएक्टेंट से अच्छा रहेगा रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन लिख देते हैं, बेहतर रहेगा रिएक्शन। ठीक है। दूसरा मैं अगर लिखना चाहूं, ये तो पहला पॉइंट है, अगर मैं दूसरा लिखना चाहूं, के ई क्यू है डिपेंड ऑन ओनली एंड ओनली, मैं दो बार लगा रहा हूं, इसका मतलब समझ लीजिएगा, के इक्विलिब्रियम डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, के इक्विलिब्रियम डज नॉट टेल अबाउट
टाइम टेकन टू अटेन इक्विलिब्रियम। ये कभी भी याद रखिएगा, ये नहीं बताता है कि हमारा इक्विलिब्रियम कितने समय पर आ रहा है, कितने समय में आ जा रहा है। ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। चलिए कुछ और भी चीजें बताता हूं, फिर मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूं। और ये जो भी चीजें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये तो आप नोट लगा के लिखें, चाहे जो भी लगा कर लिखें, लेकिन लिखें जरूर। अगर हम कोई रिएक्शन लिखे हैं, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है, ए से हम जा रहे हैं बी और बी से आ रहे हैं यहाँ पे ए, और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के ई क्यू, उसको नाम दिया गया है के सी। इफ रिएक्शन रिवर्स, मैं रिएक्शन को उल्टा लिख दूं ऐसे, इफ रिएक्शन रिवर्स्ड then जो वैल्यू है के सी का, वो चेंज होकर क्या बन जाएगा, के ई क्यू अपान 1 अपान के सी बन जाएगा। यानी जैसे ही आप ऐसे ए से बी लिखा है ना, आपने ऐसे लिख दिया बी से ए, देन आपका के ई क्यू जो होगा ना, वो क्या बन जाएगा, 1 अपान के सी बन जाएगा। यानी रिएक्शन को उलट देने पे जो इसका केसी वैल्यू होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, के ई क्यू हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। दूसरी चीज, दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा, अगर आप किसी रिएक्शन में नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान से समझिएगा, मेरे पास एक रिएक्शन है ए से बी है, और यहाँ पे इसके लिए के ई क्यू जो है ना, वो नॉर्मल के सी है। इफ मल्टीप्लाई बाई एनी एन नंबर, देन दिस नंबर, ऐसे लेते हैं, देन क्या होता है, सुनिएगा। अगर मान लीजिए इसमें मैंने n नंबर से इंटू किया है, तो ये बनेगा n, ये बनेगा n b। तब आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे जो के ई क्यू है वो बन जाएगा के सी पे पावर n। करने का मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आपको के सी के पावर में उस नंबर को लिखना ही पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे मैं ले लेता हूं एक एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, आपने यहाँ पे दो नंबर से इंटू किया, तो यहाँ पे के ई क्यू जो आप के सी लिखते थे ना, वो के सी में क्या हो जाएगा, पावर में। अगर मैं यहाँ पे 1/2 से कर देता ना बच्चों, यहाँ पे 1/2 से कर देता, तब भी आपको क्या दिखाई देता, 1/2, और के ई क्यू जो है वो के सी पे पावर क्या हो जाएगा, 1/2, और के सी पे 1/2 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के सी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जरूरी है ये सारे पॉइंट। अब मैं आता हूं तीसरे पॉइंट पे। अगर दो रिएक्शन को आप जोड़ते हो, सुनिएगा, अगर दो रिएक्शन को आप क्या करते हो, जोड़ते हो, जैसे मान लीजिएगा मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है, फिर हमारा बी से क्या बन रहा है, सी बन रहा है। अगर मैं कहूं कि इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो के सी 1 है, चलो के सी मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं के इक्विलिब्रियम को लिख रहा हूं K1, और इसको मैं लिख रहा हूं K2। अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो के ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2। अगर रिएक्शन को जोड़ेंगे तो दोनों रिएक्शन का जो के ई क्यू होगा
इन के इक्विलिब्रियम होगा उनका हो जाएगा मल्टीप्लाई, उनका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगर मैं चौथे पॉइंट पे आऊं, अगर मैं ए और बी लिया हूं यहाँ पे, इनका कांस्टेंट है K1 और एक मैंने लिया है यहाँ पे B और B से मैंने लिया है C और इसका है K2 और आपने इस रिएक्शन को जोड़ा है और इस रिएक्शन को घटाया है, देन आपका जो यहाँ पे KEQ बनने वाला है वो KEQ बन जाएगा K1/K2। ये सारी चीजें आपको किसी भी हाल में आनी चाहिए क्योंकि ये रिएक्शन को सॉल्व करने में मदद करेगा। क्या क्या चीजें मैंने बताया, आइए एक बार और मैं बताता हूं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक रिएक्शन दिया है, उसका KEQ क्या लिखा गया है, KC लिखा गया है। अगर मैं उस रिएक्शन को रिवर्स करूं तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। देखो रिएक्शन को रिवर्स किया गया है तो क्या बन गया, 1/KC बन गया। दूसरा अगर मैं पॉइंट की बात करूं, हमारे पास एक रिएक्शन है ए और बी से, ए से बी बन रहा है, उसका केसी है। अगर हम उसमें नंबर एन से इंटू कर दिए तो केसी के पावर एन में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 2 लिया गया तो पावर में 2 आ गया। एग्जाम्पल के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया तो क्या आ गया, केसी पे 1/2 आ गया, √KC बन गया। उसी तरह मैंने कहा कि अगर मेरे पास 2 रिएक्शन है अलग अलग, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों का जो केसी होगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर दोनों को घटाते हैं तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से डिवाइड कर दिए जाएंगे, यानी केसी अपन क्या बन जाएगा, केसी करें K1 अपन क्या बन जाएगा, K2 बन जाएगा। ये सारी चीजें थी आज के लेक्चर में और ये हम क्या करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, बाद में मिलते हैं।